जी अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले कि कैफ 6 के बारे में हम कोई डिस्कशन करें तो भाई वो क्या खबर आई है 11 तारीख से होगा ना, 11 अप्रैल। तो 11 अप्रैल से फिजिकल क्लासें शुरू होंगी। तो अब जो हजरात फिजिकल वाले हैं मेरे भाई, उनको साथ साथ चलना पड़ेगा यार क्लासों में। तो जैसे जैसे लेक्चर अपलोड होता रहे आप हजरात ने उसको सुनते रहना है, याद करते रहना है, ताकि जिस दिन क्लासें शुरू हों इंशाल्लाह, तो अल्लाह करे इस रिक्वायर्ड डेट को क्लासें शुरू हो जाएं, तो जिस दिन क्लासें शुरू हों तो आप क्लास के साथ जो है वो मिले हों। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। ऑनलाइन वाले तो वैसे ही अपनी नॉर्मल रूटीन के ऊपर चल रहे होंगे, तो जिन्होंने फिजिकल में लिया हुआ है उन हजरात ने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। और बाकी ऑब्वियसली एक थोड़ी सी इंसान की साइकी होती है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता कि यार मैंने तो फिजिकल में एडमिशन लिया था तो ऑनलाइन की तरफ हम चले गए। तो भाई कोई मसला नहीं, आप में से अक्सर लोग यूज्ड टू भी हो चुके होंगे पिछले 6 महीने या साल के अंदर। तो थोड़ा सा यार अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि मैंने कैसे चीज़ों को लेके चलना है और एक रूटीन सेट कर लेनी है। उस रूटीन के मुताबिक चलना है कि फ़लाँ टाइम है, फ़लाँ टाइम के ऊपर मैं लेक्चर अटेंड कर लूँगा और इसका इस टाइम अटेंड करना है, इस सब्जेक्ट का इस टाइम करना है, इस सब्जेक्ट का इस टाइम करना है। और अपने आप को पनिश कर दीजिएगा, 100 रुपये 200 रुपये जुर्माना डाल दीजिएगा अपने आप को। वो 100 रुपया 200 रुपये अपने छोटे भाई को गिफ्ट के तौर पे दे दिया करें अगर किसी दिन आपका जो है वो लेक्चर मिस हो जाए। तो ये अपने ऊपर थोड़ा सा पनिशमेंट या थोड़ा सा जुर्माना अपने ऊपर जो है वो आप सेट करके रखेंगे, तो फिर ही जो है वो, बल्कि आप लेक्चर अटेंड करने से पहले अपने रजिस्टर के अंदर 100-200 रुपया जो है वो जो आपकी पॉकेट मनी है उसमें से रख लिया करें, ताकि और अपने भाई को बता दिया करें अगर आज मैंने लेक्चर अटेंड ना किया तो ये तुम्हें जो है वो मेरी तरफ से तोहफा होगा। तो 2-3 दफ़ा आप तोहफे देंगे इंशाल्लाह आप खुद ही सेट हो जाएंगे। तो ये अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत है मेरे भाई। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, सारी चीज़ें बड़ी कंफर्टेबली हो जाती हैं। और इसके पॉजिटिव सोचा करें, आपके ट्रैवलिंग बच रही है, आते हैं कॉलेज जाते हैं दोस्तों के साथ, फिर बंदा कहीं निकल जाता है, वो टाइम ज़ाया होता है, वो सारी चीज़ें आपकी सेव हो रही हैं। स्पेशली जो हॉस्टलाइड है वो तो काफ़ी सेफ एंड पे चले जाते हैं अपने घरों के अंदर बैठ के कंफर्टेबली, घर का खाना, सारी चीज़ें, एक एटमॉस्फेयर। तो कोशिश करें इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, हिम्मत करने की बात है। आप साथ साथ क्लास के चल सकते हैं और चलना भी इंशाल्लाह साथ साथ है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 6 का। ओके अच्छा, कैफ 6 के बारे में अब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो जहन में क्या आ रही है कि कैफ 6 जो है वो एक थ्योरी का सब्जेक्ट है या कैफ 6 जो है वो एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है? आपके जहन में क्या आ रहा है? जी, कैफ 6 जो है मेरे भाई, इसमें थ्योरी भी है और इसमें न्यूमेरिकल भी है, दोनों चीज़ें साथ हैं। कैफ 6 टैक्सेशन, इसमें थ्योरी भी है और इसमें न्यूमेरिकल भी है। अच्छा, ये ग्रिड है, अभी अगर आपने नोट करनी है तो मेरे साथ नोट कर लें। इसमें ना हमारे जो चैप्टर होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चैप्टर हैं, इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर एक पोर्शन है, ये थोड़ा सा इंट्रो के चैप्टर हैं, पहले 2-3। इंट्रो से मुराद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं, टैक्स की इंट्रोडक्शन के बारे में। अच्छा, इसके बाद हमारा एक इनकम टैक्स है पोर्शन, और अगला हमारा पोर्शन है मेरे भाई सेल्स टैक्स। तो एक्चुअली भाई ये हमारे 3 पोर्शंस हैं ओवरऑल सिलेबस में। अब इन 3 पोर्शंस में अगर मैं बात करूं कि कितने नंबर का पेपर आता है, तो इसके लिए मेरे भाई इनकम टैक्स जो है वो, ये जो पहले 3 चैप्टर हैं इनमें 8 से 10 नंबर का पेपर आ जाता है। इनकम टैक्स में से कुछ पोर्शन जो है वो थ्योरी का आता है और कुछ पोर्शन मेरे भाई न्यूमेरिकल आता है। इसी तरह सेल्स टैक्स में से कुछ पोर्शन आपका थ्योरी का आता है और कुछ पोर्शन आपका न्यूमेरिकल का आता है। ओके, ये जो इनकम टैक्स में से थ्योरी और न्यूमेरिकल आता है ना, ये कोई अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल आप इनकम टैक्स में से लगा लें, सेल्स टैक्स में ओवरऑल 30 मार्क्स का पेपर आ जाता है,
इनकम टैक्स में से 60 मार्क्स का पेपर आ जाता है। तो 30 + 60 + 10 ये आपके टोटल 100 मार्क्स बन जाते हैं। तो ये जो 100 मार्क्स बन जाते हैं, इसमें इस 60 में जो ये वाला 60 है, इसमें से जो थ्योरी आती है अप्रॉक्सीमेटली वो आपको 25 से 30 नंबर की आती है, और न्यूमेरिकल भी 25 से 30 नंबर के आ जाते हैं। और जहाँ तक सेल्स टैक्स का ताल्लुक है, तो सेल्स टैक्स के अंदर मेरे भाई आपकी जो थ्योरी आती है वो वही 15 से 18 नंबर की थ्योरी आ जाती है, 15 से 18 या 20 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है। तो ये तकरीबन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन नोट, ये हमारे ओवरऑल सिलेबस का एक व्यू है, नोट कर लें। अच्छा जी, अब मेरे भाई इसमें जो है ना, आपने थ्योरी को साथ साथ याद करना है। इस टॉपिक में इस जहां भी थ्योरी आ रही होगी, थ्योरेटिकल पोर्शन को आपने साथ साथ याद करना है। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा थ्योरी को आपने साथ साथ याद करके लिखते भी रहना है। जब आप थ्योरी को साथ साथ याद करके लिख लेंगे ना, तो लिखने का फायदा ये होगा कि आपको जो है वो एक माइंड में रह जाती है। और फिर अगर वीकली रिवाइज हो जाए, क्योंकि इस दफा माशाल्लाह सुना है कि आप लोगों ने शुरू से प्लान किया है कि इस बार पहले दिन से पढ़ेंगे और रोजाना का साथ साथ याद भी करेंगे, तो ये प्लानिंग आपकी बड़ी अच्छी है इंशाल्लाह। और ये पूरे जितने भी हमारे 100-105 लेक्चर होंगे, अगर उनमें चलती रहे तो ये बहुत ही आला बात हो जाएगी। तो इंशाल्लाह शुरू से आप जो है वो डेली का डेली याद करें और साथ साथ लिखते रहें। और आला दर्जा ये है कि आप वीक जब एंड हो रहा हो, तो वीकेंड के ऊपर पिछले 6 दिन में जो पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपके लिए न्यूमेरिकल को हैंडल करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो हैं वो हमारी थ्योरी की बेस के ऊपर होंगे। और थ्योरी स्ट्रांग होती जाएगी, उससे पता चलता जाएगा न्यूमेरिकल्स में किसी बंदे का हमने टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, चलें जी, फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ाई की बातें शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें ख़त्म करें। ये इनकम टैक्स को आज हम स्टार्ट करेंगे, इसका थियोरेटिकल पोर्शन। तो उसके लिए जो बुक है इंशाल्लाह, उसकी अवेलेबिलिटी का मैसेज जो है वो आपको आ जाएगा इंशाल्लाह, या आ गया होगा बुक की अवेलेबिलिटी का मैसेज। तो अगर अभी तक आपको मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब है बुक अवेलेबल नहीं है, और अगर मैसेज आ गया है आपको तो इसका मतलब है, अगर नहीं मैसेज आया तो बुक अवेलेबल नहीं है, और अगर आपको मैसेज आ गया है तो भाई फिर बुक अवेलेबल है। बहरहाल मैं इस नोट्स को लेक्चर में साथ अटैच भी कर दूंगा। ये हमारे चैप्टर 4 के नोट्स हैं। तो चैप्टर 4 से भाई हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। बुक्स में ये चैप्टर 4 आपके बनेगा। इसमें आज हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो हमारे लॉ के अंदर है, एंड डेट इज़ ये पेज 35 बनता है ना, हाँ बुक का देख लीजिएगा, बुक्स में यही पेज हो मेरे, हाँ सही पेजेस वाली फाइल है मेरे पास, हाँ। अच्छा, टैक्स हियर। तो मेरे भाई जब भी आपने जो है वो बात करनी है कि हमने टैक्स कैलकुलेट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक बंदे का टैक्स ईयर क्या है और वो किस टैक्स ईयर के बारे में टैक्स देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 2 साल का टैक्स इकट्ठा दे, वो 3 साल का टैक्स इकट्ठा दे। जब टैक्स देने की बारी आती है, हमने इनकम टैक्स स्टार्ट किया ना, सेल्स टैक्स तो स्टार्ट नहीं किया, तो इनकम टैक्स में आप टैक्स गवर्नमेंट को जाके पे करेंगे। सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इनकम टैक्स जब भी देने की बारी आएगी तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि यार ये जो टैक्स है, मैं कितने अरसे का टैक्स पे करूंगा। तो मेरे भाई उसके लिए हम पढ़ने लगे हैं टैक्स ईयर, टैक्स का साल। तो टैक्स का साल जो है वो एक होगा जिसमें आप टैक्स जो है वो पे करेंगे। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं थ्योरी की तरफ जाऊं, आप अपना रजिस्टर ओपन करें और प्रॉपर अब टैक्स ईयर की जो है वो हम एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें थ्योरी जो है वो समझ आ जाए। अच्छा यार, आज क्या तारीख है? चलो आज की तारीख छोड़ें, मिसाल के तौर पे यार ये तारीख है जी 1 जुलाई 2021। ये तारीख है जी 1 जुलाई 2021। ये मैंने आपके सामने टाइमलाइन बनाई है, 1 जुलाई 2021। और ये तारीख है बच्चों 30 जून
2022। तो 1 जुलाई 2021 और 30 जून 2022 के दरमियान बताओ कितने महीने बनते हैं? ऑब्वियसली सर 12 महीने। जुलाई से हम शुरू करेंगे। तो देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो ये आप देखें मेरे भाई, जुलाई से लेके जून तक हमारे जो 12 महीने बनते हैं इनको कहते हैं टैक्स ईयर। इनको कहते हैं टैक्स ईयर। ओके, अब आपके जहनों में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर आप कैलेंडर ईयर यूज कर लेते तो हमें जरा एग्जांपल बेहतर तरीके से समझ आ जाती, क्योंकि कैलेंडर ईयर हमने अकाउंटिंग में बहुत यूज किया हुआ है। अच्छा, एक बात मैं जरूर करता चलूं कि कैफ 6 में आने से पहले कैफ 1 का आपका पढ़ा होना बेहतर है। ऐसा ना हो कि आपने कैफ 1 और कैफ 6 इकट्ठा उठाया हो, वो थोड़ा सा आपके लिए जरा रिस्की हो जाएगा। हाँ, अगर कैफ 1 आपने एक दफा पढ़ लिया हुआ है, पेपर नहीं दिया किसी वजह से, तो फिर ठीक है, फिर आप कैफ 6 में आ जाएं। लेकिन कैफ 1 का थोड़ा बहुत लिंक जो है कैफ 6 से जरूर है। अकाउंटिंग की बेसिक नो हो होनी चाहिए टैक्स पढ़ने से पहले। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप में जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वो कैफ 1 का सिलेबस पढ़ चुके हैं। किसी वजह से पेपर नहीं दे सके वो अलग बात है, लेकिन कैफ 1 का सिलेबस एक दफा पढ़ चुके हैं। ओके, अच्छा, मैं ये बात कर रहा था भाई कि हमारा जो कैलेंडर ईयर है डेट इज नॉट टैक्स ईयर। डेट इज नॉट टैक्स ईयर। कैलेंडर ईयर बताओ कब एंड होता है? दिसंबर में। तो कैलेंडर ईयर दिसंबर में एंड होता है। हमारी जो हुकूमत का साल है, आपने कभी सुने वैसे कि बजट आ गया? कभी सुने खबरों में कि बजट आ रहा है? तो बजट किस महीने में आता है जरा बताओ सोच के। जून में बजट आता है। हाँ, कह रहे हैं जून में बजट आता है। मेरे भाई अगर जून में बजट आता है तो इसका मतलब है हुकूमत का ईयर एंड दिसंबर के एतबार से नहीं चलता। पाकिस्तान की हुकूमत का ईयर एंड जून के एतबार से चलता है। अब मेरे भाई अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो हमारा ईयर है इसको हम कैलेंडर ईयर नहीं कह सकते, क्योंकि ये 31 दिसंबर को एंड नहीं हो रहा। इसे हम टैक्स ईयर कहेंगे। तो टैक्स ईयर मुझे बताओ शुरू कब हुआ करेगा? व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट? 1 जुलाई और 1 जनवरी। घरों में ऊंची ऊंची बोलें, 1 जुलाई और 1 जनवरी। 1 जुलाई टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ करेगा हमारा 1 जुलाई को। टैक्स ईयर एंड कब हुआ करेगा? 30 जून और 31 दिसंबर। 30 जून। तो ये डायग्राम आपने जो बनाई है इसमें मेरे भाई यहाँ पे आप अपने रजिस्टर पे लिख लें, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट मींस 1 जुलाई और ये हमारा एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट से मुराद क्या है? बोलो बोलो बोलो, 30 जून। तो ऐसा साल जो 1 जुलाई को शुरू हो, 30 जून को खत्म हो, इस साल को कहा जाता है, बोलो क्या नाम है इस साल का? टैक्स ईयर। अच्छा, कैलेंडर ईयर नहीं है, ये टैक्स ईयर है। अब अगला सवाल इसमें मेरे भाई ये राइज होगा कि ये जो टैक्स ईयर है, तो एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी क्लिनिक है। अब वो आपसे आकर पूछते हैं यार मैंने टैक्स जमा कराना है। आप सबसे पहले उनको बताएंगे कि आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इस तरह मेंटेन करें कि 1 जुलाई से 30 जून का प्रॉफिट आप अपना कैलकुलेट कर लिया करें। आपकी क्लिनिक है, आप खुद क्लिनिक चला रहे हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपने मुख्तलिफ डॉक्टर्स और नर्सेस को हायर किया हुआ है और आप एक प्रॉपर क्लिनिक का सेटअप चला रहे हैं। तो आपने जो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने हैं वो 1 जुलाई से 30 जून तक के बनाने हैं, ताकि इस एतबार से आप गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा सकें। क्लियर? अच्छा, अब यार मुझे ये बताओ कि ये जो टैक्स ईयर होगा इसका नाम क्या रखेंगे? यानी इसको क्या कहेंगे? इसको टैक्स ईयर 2021 कहें या टैक्स ईयर 2022 कहें? देखो, अब दो राय आ सकती हैं। कुछ कहेंगे जी टैक्स ईयर 2021 नाम रख दें क्योंकि शुरू 2021 में हो रहा है, कुछ कहेंगे 2022 नाम रख दें। तो मेरे भाई उसमें हमारे लॉ ने बड़ी आसानी कर दी। हमारे लॉ ने कहा यार आप देखो एंड पॉइंट कहां फॉल कर रहा है। एंड पॉइंट बताओ 22 के कैलेंडर में फॉल करे या 21 के कैलेंडर में? 22 के कैलेंडर में। तो कंक्लूजन ये निकला कि आप एंड पॉइंट देखा करेंगे। एंड पॉइंट 30 जून हुआ करेगा ऑब्वियसली, वो उसके साथ 2022 लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम हम रख दिया करेंगे टैक्स ईयर 2022। इसका नाम हम क्या रख देंगे? टैक्स ईयर 2022। तो अब मुझे बता दो सारी डिस्कशन का जो हमारा
कंक्लूजन निकला है, वो कंक्लूजन क्या निकला है, सारी डिस्कशन का जो हमारा कंक्लूजन निकला है, वो कंक्लूजन क्या निकला है कि अगर एक बंदा कहता है कि 1 जुलाई 2021 को जो साल शुरू हो रहा है और 30 जून 22 को वो साल खत्म हो रहा है, उसका हम नाम क्या रखेंगे, टैक्स ईयर, बोलो बोलो बोलो, 2022। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूं बीच में आपके समझने के लिए, तो ये अच्छा, अगला नोट नहीं करना अभी, अगला मुझे जवाब देना। अगर एक बंदा कहता है कि यार मेरा साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2022 को, समझ आ रही है, 1 जुलाई 22 को, और मेरा साल खत्म हो रहा है 30 जून 2023 को। अब मुझे बता दो क्या कहानी बनेगी। अब मेरे ख्याल से कुछ ऐसी कहानी बनेगी, इसको मैं जरा छोटा करके लिख दूं इधर, 30 जून 22। अच्छा, अब ये जो अगला आएगा 30 जून, ये कौन सा 30 जून होगा, 30 जून 2023। अच्छा, अब मुझे बता दो इसे कौन सा टैक्स ईयर कहेंगे। ये 1 जुलाई 22 को शुरू हो रहा है और 30 जून 23 को खत्म हो रहा है, सोच के बताओ इसे कौन सा टैक्स ईयर कहेंगे। टैक्स ईयर 2022 कहेंगे, स्टिल नो, एंड पॉइंट किस साल में फॉल कर रहा है, 23 के साल में, तो इसका नाम बोलो क्या रखेंगे, टैक्स ईयर 2023, टैक्स ईयर 2023। अच्छा, अब आप हजरात जो है वो नोट कर लें। अच्छा, इधर मुझे जरा बता दो मैं इधर क्या लिख दूं, ये मुझे बताओ इधर क्या लिखूं, ये कौन सा साल बना हमारा 2022, और जो शुरू 22 में हो और खत्म 23 में हो, टैक्स ईयर 2023। चलें जी, अब आप हजरात जो है वो इसको नोट कर लें। ये तो आपके सामने डायग्राम है समझने के लिए, ये असल मेन बात है जो नीचे लिखी हुई है, कंक्लूजन। इसमें मैंने क्या लिखा है, पीरियड, इस 12 महीने के पीरियड का टैक्स ईयर का नाम ये है। टैक्स ईयर को डिनोट कैसे करना है, टैक्स ईयर को डिनोट कैसे करना है, 2022 से और 2023 से, नोट करें जी। चलें जी, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, अभी आपको पता है कौन सा महीना चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है ना, तो मार्च का महीना बताओ कौन सा वाला चल रहा है, जरा सोच के बताओ। ये एग्जैक्ट, बिल्कुल ये वाला मार्च चल रहा है, 2021 वाला चल रहा है। ओके मैन। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब ये तो बड़ी आसान सी बात होगी, कैसे, इधर देखो, अगर एक बंदा कहता है यार कि मेरा 1 जुलाई 2000, अब मैं ये असल में ये बताना चाह रहा था कि हम खड़े कहाँ हैं, हम खड़े इधर नहीं है, अभी मार्च 2022 का महीना नहीं चल रहा, वो मैं बताता हूँ कहाँ खड़े हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरा ईयर 1 जुलाई 2020 को शुरू हो रहा है और 30 जून 2000, बोलो कब खत्म होगा, सोचो सोचो, 1 जुलाई 20 है तो 12 महीने कब खत्म होंगे, 30 जून 21, तो फिर इसमें एंडिंग पॉइंट क्या है, 21, तो बताओ इसको कैसे डिनोट करेंगे, 2021 से, ठीक है, 2021 से। अब आप मुझे बता दो कि जुलाई 2020 का जो साल है, जुलाई 2020, अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020, जनवरी 21, फरवरी 21, मार्च 21,
ये मार्च 2021 का महीना चल रहा है ना। तो जब ये मार्च 2021 का महीना चल रहा है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि टैक्स ईयर के एतबार से आप किस साल में खड़े हैं, तो हम खड़े हैं मार्च 2021 के साल में। क्लियर हो गई? हम खड़े हैं मार्च 2021 के साल में। तो इट्स वेरी सिंपल। क्लियर? अब पढ़ें जी डेफिनेशन। अब पढ़ें डेफिनेशन। अगर बुक अभी तक आपने नहीं ली तो मैं नोट साथ अटैच कर रहा हूं। पॉइंट 1, नॉर्मल टैक्स ईयर। द टैक्स ईयर, इसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। जो भी हमने पढ़ा है इसे कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। द टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये 12 महीने का हुआ करेगा, एंडिंग ऑन 30th जून। और एंड कब हुआ करेगा? 30th जून को। ये कौन सा पेज है हमारी बुक का? 35। टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जैसे कि अभी हमने देखा, पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी हो गई, शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, एंडिंग ऑन 30th जून। 30 जून को ये एंड हुआ करेगा। Hereinafter referred to as नॉर्मल टैक्स ईयर। कहते हैं इसके बाद मैं इसको रेफर किया करूंगा नॉर्मल टैक्स ईयर से। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच 30th जून फॉल्स। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच 30th जून फॉल्स। देखो कैसे? shall be denoted by the calendar year, focus करना, shall be denoted by the calendar year in which 30th June falls, shall be denoted by the calendar year in which 30th June falls, shall be denoted by the calendar year in which 30th June, 30th June से भी मैंने आपको बताया था ending date, जो आखिरी डेट है मेरी। क्लियर? अच्छा, ये कैलेंडर ईयर इज अ ईयर व्हिच एंड्स ऑन 31 दिसंबर, ये बात याद रखना। ये लेकिन ये मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखी कि ये टैक्स ईयर की डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको। इसको आप काटना चाहें काट सकते हैं, ये तो आपके समझने के लिए लिखी है कि कैलेंडर ईयर का टैक्स ईयर से कोई ताल्लुक नहीं है। कैलेंडर ईयर का टैक्स ईयर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे लिए जो टैक्स ईयर है वो क्या है, वो पढ़ो। द टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 31 दिसंबर नहीं, एंडिंग ऑन 30th जून, and shall be denoted by the calendar year in which 30th जून फॉल्स। तो बताओ कौन से कैलेंडर में 30th जून फॉल कर रही है? 22 के कैलेंडर में 30th जून फॉल कर रही है या 21 के कैलेंडर में 30th जून फॉल कर रही है? 22 के कैलेंडर में, इसलिए इसको टैक्स ईयर 2022 कहेंगे। टी वाई जरूर लिखने अपने समझने के लिए, टी वाई टैक्स ईयर 2022, टैक्स ईयर 2023, टैक्स ईयर 2021। ओके, अच्छा चलें जी। अच्छा अब आगे यार स्पेशल टैक्स ईयर। सादा नान और तिल वाले नान में क्या फर्क है? वो तिल वाले पे तिल लगे होते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल करके नान लगता है और एक स्पेशल करके नान लगता है। अच्छा, इसी तरह हमारे जो टैक्स ईयर हैं वो नॉर्मल भी हैं और स्पेशल भी हैं। ओके, इसको अब आपने ना बड़े गौर से समझना है कि नॉर्मल और स्पेशल में क्या फर्क है। अच्छा यार, एक बंदा कहता है कि 1 जुलाई 2017 को मेरा साल शुरू हो रहा है, ठीक है? बताओ खत्म कब होगा? 30/6/18 को। 30/6/18 को इसका साल जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके नाइस, 30/6/18 को इसका साल खत्म हो जाएगा। अच्छा जरा मुझे ये बता दो इसे डिनोट कैसे करेंगे? टैक्स ईयर 2018। क्लियर? अच्छा, ये स्टोरी इसी तरह चलती रही, 30 जून 18 और 1 जुलाई 17, ये स्टोरी इसी तरह चलती रही। अब मुझे तो इसका अगला साल का बैंड होगा 30/6/19, इसे क्या कहेंगे? टैक्स ईयर 2019। अच्छा, अभी इसका नाम क्या पढ़ के आए हैं जो साल 1 जुलाई को शुरू हो 30 जून को खत्म हो? नॉर्मल टैक्स ईयर। क्या नाम पढ़ के आए हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर। ओके,
अच्छा यार, इस बंदे ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि मेरी जो पेरेंट कंपनी है ना, पेरेंट कंपनी मिसाल के तौर पे बाहर के मुल्क में जो कंपनी जिसने मेरे को शेयर वगैरह खरीदे हुए हैं, मेरी को पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी वैसे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मिसाल देने के लिए कर रहा हूं इतना कि मेरे जो बाहर के मुल्क में कंपनी है ना जिसने मेरे शेयर खरीदे हुए हैं, तो उसका ईयर एंड 31 मार्च है। तो इमरान खान भाई या एफबीआर, एफबीआर क्या है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो टैक्स मैटर्स को देखता है। तो फेडरल बोर्ड या एफबीआर जिसे कहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार प्लीज मेरा ईयर एंड 31 मार्च कर दो। मेरा ईयर एंड क्या कर दो? 31 मार्च कर दो। अब आपने जरा फोकस करना है और फोकस करके मुझे बताना है, क्या ये पॉसिबल है कि 31 मार्च के लिए मैं 12 महीने की अब जम मार सकूं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अब मुझे बताओ क्या होगा। अब बताओ कौन सा 31 मार्च आएगा? हुकूमत मान गई, हुकूमत ने इसको इजाजत दे दी। अब बताओ कौन सा 31 मार्च आएगा? सोचो सोचो सोचो। 31 मार्च 19 नहीं यार, 31 मार्च 19 ना बोलो। 31 मार्च 19 तो यहाँ खत्म हो चुके हैं। मैं 30 जून 19 को जाके हुकूमत को रिक्वेस्ट की कि यार हुकूमत, मेरा दिल चाहता है अब से ना ईयर एंड मार्च ही कर दो। तो अब सोचो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर गुजरेगा, फिर जनवरी फरवरी मार्च आएगा। आप जरा कैलेंडर विजुअलाइज करो। कैलेंडर विजुअलाइज करके सोचो कि 30 जून 19 के बाद 31 मार्च 19 नहीं आ सकता, वो तो इससे पहले आ चुका है। हाँ, गुड, एक्सेलेंट। अब मेरे भाई हुकूमत ने इसको इजाज़त दे दी, 31 मार्च 2020 इसका ईयर एंड बन जाएगा अब। लेकिन ये 12 महीने का नहीं है, ये 12 महीने का नहीं है। अच्छा, ये कितने महीने थे? ये कितने महीने थे? 12। ये जरा काउंट करो। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये कितने महीने बने? 9 मंथ्स। इसको मेरे भाई रेड मार्कर से मैं लिख रहा हूं, इसको नॉर्मल ईयर नहीं कहेंगे। इसका नाम बोलो क्या होगा? इसका नाम स्पेशल होगा। नहीं, इसका नाम स्पेशल नहीं होगा। इसका नाम स्पेशल नहीं होगा। स्पेशल पता है क्या होगा? स्पेशल की कैरेक्टरिस्टिक है वो 12 महीने का हो। इसका नाम होगा ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल बोलो जरा ऊंची से, जो घरों में है वो भी ऊंची से बोले। इसका नाम क्या होगा? ट्रांजिशनल। व्हाट डज इट मीन ट्रांजिशनल? कभी ट्रांजिशन का लफ्ज सुने कभी जिंदगी में? वैसे नॉर्मल लाइफ में ट्रांजिशन, ट्रांजिशनल फेज, ट्रांजिशनल का मतलब होता है चेंज करना। ट्रांजिशन आ रही है तो ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल एक लफ्ज लॉ में ऐड हुआ। ये ट्रांजिशनल ईयर है क्योंकि ये 12 महीने से कम का अरसा है, ये मजबूरन आया करेगा। जरा सोचो, जब भी मैं ईयर एंड 30 जून से 31 मार्च में लेके जाना चाहूं तो मैं तो मजबूर हूंगा। क्या मजबूर हूंगा? मुझे तो साल से कम के ऊपर जो है वो एक अरसे को डालना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, आगे चलो यार। अब मुझे बताओ मेरा अगला साल का बैंड होगा। अच्छा, आपको एक फीलिंग आ रही है? मैंने फीलिंग लाने की कोशिश की है, पता नहीं आई हो या ना आई हो। ये 12 महीने है, ये 12 महीने है, ये थोड़ा कम करके मैंने बनाया है क्योंकि ये 9 महीने है। अच्छा, अब बताओ यार अगला ईयर एंड हमारा कब होगा? गुड 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 ट्राई। अगला ईयर एंड हमारा कब होगा? 31 मार्च 2000। एक्सेलेंट। अब तो मेरे भाई मसला ही हल हो गया। अब तो मुझे स्पेशल यूज करने की हमेशा के लिए इजाजत दे दिया हुकूमत ने। अब हर साल यही रहेगा। एक्सेलेंट। अब हर साल 31 मार्च 21 होगा, उससे अगला एक्सेलेंट, उससे अगला 31 मार्च 22 एंड सो ऑन, स्टोरी चलती रहेगी। अब आप मुझे बताओ कि ये जो आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन मार्कर मैं यूज करने लगा हूं, ये कितने महीने हैं? और ये भी 12 मंथ्स। लेकिन रेड मार्कर से मुझे बता दो इनका अब मैं नाम क्या रखूं? एक्सेलेंट। इन सालों का नाम मैं रख दूंगा स्पेशल टैक्स ईयर, क्योंकि ये 12 महीने के हैं। पॉज करो भाई जरा। अच्छा भाई, नोट करें इसे, फिर मैं ये दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, यहां तक नोट कर लें।
जी हजरात, कर लिया नोट? अच्छा, अब यार मुझे ये बताओ, ये जो 12 महीने चले हैं ये कब एंड हुए हैं? 30 जून 18 को, तो इनको हमने नॉर्मल कह दिया। फिर ये जो 12 महीने चले हैं ये कब एंड हुए हैं? 30 जून 19 को, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? नॉर्मल। अब जरा सोचो 30 जून के बाद कौन सा 31 मार्च आ रहा है? 30 जून 19 के बाद 31 मार्च 20। इसलिए मेरे भाई इस 9 महीने को हमने क्या नाम दे दिया? बोलो 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 बोलो, ट्रांजिशनल फेज। और अब मेरे ख्याल से ये वाला मसला हमें नहीं होगा, क्योंकि 31 मार्च 19 आ गया। अब जो 12 महीने होंगे 31 मार्च 20 आ गया, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 में नॉर्मल तरीके से हमारा सर्कल चलता रहेगा। अब आप मुझे बताओ कि ये वाला जो अरसा है, ये और ये कौन सा अरसा है? स्पेशल टैक्स ईयर। ये कौन सा अरसा है? स्पेशल टैक्स ईयर। तो येलो मैंने यूज किया, स्काई ब्लू यूज किया, ऑरेंज यूज किया आपको बताने के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इनमें असल क्या है कि 12-12 महीने यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका नाम स्पेशल है और उसका ट्रांजिशनल है। ओके, एक मसला अब रह गया यार, एक मसला रह गया, वो आपने पूछा नहीं, इनको डिनोट कैसे करना है? इनको डिनोट कैसे करना है वो मैं आपके सामने कर देता हूं। ये रिदम बन गया, नॉर्मल नॉर्मल ट्रांजिशनल स्पेशल स्पेशल, 12-12 9 12-12, ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब आप मुझे सोच के बताओ कि इसकी क्लोजिंग डेट कहां फॉल कर रही है? इसकी क्लोजिंग डेट कहां फॉल कर रही है? 30 जून 18 को। तो बता दो एंडिंग पॉइंट 18 के कैलेंडर में है, तो इसे क्या कहेंगे? टैक्स ईयर 2018। लेकिन कौन सा वाला 2018? नॉर्मल। अच्छा, इसकी डेट कब एंड हो रही है? 30 जून 19 को। यहां पे एग्जैक्ट खड़े हैं, तो 30 जून 19 का कैलेंडर को 19 से डिनोट करेंगे, इसलिए इसका नाम बोलो एक्सीलेंट टैक्स ईयर 2019। अच्छा, इसकी तारीख कब फॉल कर रही है? एक्सीलेंट 31 मार्च 20। एंडिंग, एंडिंग, स्टार्टिंग नहीं, एंडिंग देखो 31 मार्च 20। इसे कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2020। क्लियर? अच्छा जी, इधर बोलो 31 मार्च 21, तो एंडिंग डेट 21, तो टैक्स ईयर 2021। और इसकी एंडिंग डेट बोलो 31 मार्च 2022, तो इसको क्या कहेंगे? टैक्स ईयर 2022। गॉट इट? ये टैक्स ईयर 2022। क्लियर? 2018 19 20 21 22। चलें जी, नोट कर लें हाउ वी विल डिनोट इट। अठारह है तो 18, 19 है तो 19, 20 है तो 20, 21 है तो 21, 22 है तो 22। लेकिन ये दोनों कौन से साल हैं? स्पेशल। ये ट्रांजिशनल और ये दोनों नॉर्मल। क्लियर? चलें जी आगे मूव करें। ओके, अच्छा जी, भाई वो रिवाइंड करके नोट कर लें अगर किसी ने नोट नहीं किया था अभी तक तो। कीबोर्ड पे शायद लेफ्ट एरो की आप दबाएं तो रिवाइंड हो जाएगा। अब तो फिजिकल ऑनलाइन सभी ऑनलाइन चल रहे हैं। चलें, अल्लाह बेहतर करे भाई आपके लिए। पॉइंट 2, स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। अच्छा, स्पेशल टैक्स ईयर अभी बताओ कितने महीने का था? रजिस्टर पे देखो, अपने रजिस्टर पे। एक्सेलेंट, स्पेशल 12 महीने का था। Where a person is allowed to use a 12-month period different from normal tax year, such period shall be that person's tax year। होगा 12 महीने का। Where a person is allowed to use a 12-month period different from normal tax year, such period shall be that person's hereinafter referred to as special tax year। यार इस बात को ना
ये जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ इसको मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, इसको ना इंशाल्लाह मैं कल एक्सप्लेन करूंगा कुछ एग्जांपल्स देके, ठीक है। अभी आपने इनको भी नहीं पढ़ना, ये भी इंशाल्लाह कल करेंगे हम। ये जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है जो मैं कराऊंगा ना भी वो करना है, फिलहाल इसको आपने नहीं पढ़ना। ओके, बस जितना मैं करा रहा हूँ हमने पढ़ा है यहां से लेके यहां तक फिलहाल। वेयर अ पर्सन इज अलाउड, अलाउड का मतलब क्या है, हुकूमत की तरफ से इजाजत मिली है। वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज अ 12 month पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, तो सच पीरियड शेल बी दैट पर्सन्स टैक्स ईयर, और इसके बाद इसका क्या नाम होगा, स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर की खासियत आपको पता है, ये 30 जून को एंड नहीं होता, रजिस्टर पे लिख लो। स्पेशल टैक्स ईयर की खासियत है ये 30 जून को एंड नहीं होता, और नॉर्मल टैक्स ईयर की क्या खासियत है, ये 30 जून को एंड होता है। क्लियर? अच्छा, अब अगली चीज बताओ यार कि ये आपको क्या फीलिंग आ रही है कि इजाजत किससे लें। अभी एक लफ्ज लिखा था ना, वेयर अ पर्सन इज अलाउड, तो अलाउ कौन करेगा। अच्छा, इसमें ना यार एक कॉन्सेप्ट है, उसको जरा आपने समझना है बड़ी डिटेल से। एक होता है पर्सन, एक होता है क्लास ऑफ पर्सन। बोलो, एक होता है पर्सन और एक होता है क्लास ऑफ पर्सन्स। अच्छा, ये यार मिसाल के तौर पे बाटा है, बाटा कंपनी, ये क्या है, पर्सन। ऑल मेडिसन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नहीं गलत बोला है, ऑल मेडिसन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कंपनीज, ये क्या है बाटा कंपनी, पर्सन। और ऑल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या है, क्लास ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन। मैं बोलूं राइज कॉलेज, तो ये क्या है, आपको पता है कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अच्छा, राइज कॉलेज ये क्या है, पर्सन। अच्छा, सीए के कॉलेज, सीए के सारे कॉलेज, क्लास ऑफ पर्सन। सीए कराने वाले जितने भी कॉलेज हैं, क्लास ऑफ पर्सन। गॉट इट। पर्सन एक एक बंदे की, एक कंपनी की बात हो रही होती है। अगर एक कंपनी की बात करूं तो वो पर्सन है, और अगर ज्यादा कंपनीज की बात करूं तो वो क्लास ऑफ पर्सन है। अच्छा जी, होंडा एटलस कार क्या है, पर्सन। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जितनी कंपनीज हैं, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, ये क्या है, किया, ये क्या है, क्लास ऑफ पर्सन। अच्छा यार, अगर एक पर्सन ने अपना टैक्स ईयर चेंज कराना है ना, एक पर्सन ने, तो ये टैक्स ईयर चेंज कराने के लिए जाएगा कमिश्नर के पास। ठीक, कि मेरा दिल चाहता है मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर ना हो, मेरा स्पेशल टैक्स ईयर हो। और अगर एक क्लास ऑफ पर्सन ने टैक्स ईयर चेंज कराने हैं तो ये जाएंगे एफबीआर के पास। अब बताओ एफबीआर और कमिश्नर में फर्क क्या है। एफबीआर तो पूरा इदारा है, कमिश्नर तो एफबीआर का एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय किस हैसियत रखता है, तो कमिश्नर तो एफबीआर में एक एम्प्लॉय की हैसियत रखता है। वो एफबीआर से मुराद आप क्या करेंगे, एफबीआर में भाई उसके चेयरमैन के पास आपको जाना पड़ता है, और वो फिर और बात है। एफबीआर से यहाँ क्या मुराद है, आपके सिलेबस में बस इतनी सी बात समझ लें कि एफबीआर के इदारे के पास अगर आप जाएंगे, मिसाल के तौर पे सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सारी गाड़ी बनाने वाली कंपनीज जाके कहती हैं हुकूमत को कि यार हमारा साल बदल दो एफबीआर को, तो एफबीआर के चेयरमैन और सारी टीम बैठेगी, फिर वो डिसाइड करेंगे कि इनका साल बदलना है या नहीं। इससे ज्यादा तफसील हमारे स्कोप में नहीं होगी। आपने ये नहीं सोचना अगर इधर ऐसा होता तो क्या होता, जितनी तफसील सिलेबस में अल्हम्दुलिल्लाह आपको पढ़ाई जा रही होगी, आपने कुछ ज्यादा, ये सारी 4, 5, 6 कंपनी, सारी कंपनी जितनी होंगी वो मिलके जाएंगी एफबीआर के पास, और एफबीआर को कहेंगी कि यार हमारा टैक्स ईयर बदल दो। लेकिन अगर एक बंदे ने अपना टैक्स ईयर बदलवाना है तो वो फिर कमिश्नर के पास चला जाए, वो फिर पूरे एफबीआर की टीम के पास जाना है। ये एफबीआर से मुराद यहाँ एफबीआर की टीम है, असल में पूरी टीम बैठ के, कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी। तो ये मेरे भाई फर्क है दोनों चीजों के अंदर। क्लियर? तो यू कैन नोट इट डाउन। पहली तो बात है पर्सन कौन है, सिंगल पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन मोर देन वन पर्सन।
इन्होंने टैक्स ईयर चेंज कराना है कमिश्नर के पास चले जाएं, इन्होंने टैक्स ईयर चेंज कराना है एफबीआर के पास चले जाएं, ठीक है। अच्छा, जब ये एफबीआर के लेवल पे आप जाकर टैक्स ईयर चेंज करा लेते हैं ना, तो फिर ना यहाँ पे एक छोटी सी तफसील है, वो ये है कि एफबीआर फिर ना इसको ऑफिशियल गजट में, मैं कमिश्नर वाले सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, गजट के स्पेलिंग अभी देख लेते हैं। एफबीआर इसको ऑफिशियल गजट में प्रिंट करा देते हैं। ऑफिशियल गजट ना एक डॉक्यूमेंट है जो, कभी आपने सुना गजट छापा है हुकूमत ने? नहीं सुना। गजट छापा है हुकूमत ने, गजट का लफ्ज लिखना गूगल पे। गजट एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है 50-60 सफ़ों का, जिसमें हुकूमत ने जो जो बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं ना मुल्क में, वो सारे उसके ऊपर लिख देती है। तो गजट आप समझ लो बजट जैसी कोई चीज है। बजट में जो, बजट का लफ्ज तो सुना होगा ना, बजट में जो चेंजेस वगैरह आती हैं वो हुकूमत गजट में छाप देती है। तो हुकूमत गजट में लिख के बता देती है, गजट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, हुकूमत गजट में लिख के बता देती है कि मेरे पास बहुत से लोग आए थे मेडिसिन बनाने वाले, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा टैक्स ईयर 30 जून से चेंज कर दो, तो मैंने उनको इजाजत दे दी थी। एक कमिश्नर वाले केस में गजट में छपने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक बंदे ने आकर टैक्स ईयर चेंज करा लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये तो एक बड़ा इवेंट है, पूरी इंडस्ट्री ने आके अपना टैक्स ईयर चेंज करवाया, तो ये ऑफिशियल गजट में फिर प्रिंट कर दिया जाता है, ताकि हमेशा के लिए बात मजबूत और पक्की हो जाए। इसको पढ़ लो अब, आई होप नोट कर लिया आपने। पर्सन कमिश्नर के पास जाएगा और क्लास ऑफ पर्सन किसके पास जाएंगे? एफपीआर के पास। क्लास ऑफ पर्सन किसके पास जाएंगे? एफपीआर के पास। अब पढ़ो 2A, टू पढ़े ना हमने अभी, 2A द बोर्ड। बोर्ड से मुराद इधर क्या है? बोर्ड से मुराद है, लिखें बोर्ड मींस, अपने रजिस्टर पे लिखें, बोर्ड मींस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड मींस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बुक भी इंशाल्लाह प्रिंटिंग में जल्दी आ जाएगी, तो अगर आपने लेट क्लासेस थोड़ी ज्वाइन की हैं तो शायद आपको तो बुक का मैसेज पहले ही आ गया हो, बुक अवेलेबल होगी। अच्छा, द बोर्ड, बोर्ड से मुराद है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर है तिल वाला नान, नॉर्मल टैक्स ईयर है सादा नान, स्पेशल टैक्स ईयर है तिल वाला नान। The board in case of class of persons having a til wala naan may permit through official gazette to use a sada naan। सादा नान से क्या मुराद है? नॉर्मल टैक्स ईयर। ये ना कहिएगा हम बड़े प्रोफेशनल हो गए हैं, हमसे इंग्लिश में बातें करें, हम तो सीए कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। द बोर्ड इन केस ऑफ अ क्लास ऑफ पर्संस, क्लास ऑफ पर्सन से क्या मुराद है? ग्रुप ऑफ पर्संस। द बोर्ड में इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग अ तिल वाला नान, हैविंग अ स्पेशल ईयर, उनको इजाजत दे सकता है कि वो नॉर्मल पे वापस आ जाएं। मेरे ख्याल से ना ये वाला पॉइंट वैसे लॉ में ऊपर होना चाहिए था। ये लॉ में ना सबसेक्शंस कहते हैं इन्हें, 2A, ये जो नंबरिंग है सबसेक्शंस हैं, इनको आपने याद नहीं करना होता, इनके नंबर याद नहीं करने होते। ये सेक्शन है, सेक्शन 74, तो इसमें सबसेक्शंस हैं, तो इनको आपने नंबर्स को याद नहीं करना, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है। फिर सवालों में हम देखेंगे हमने कैसे अप्लाई करना है। द बोर्ड में, दूसरा पॉइंट पढ़ो, द बोर्ड में तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, द बोर्ड में इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग अ नॉर्मल टैक्स ईयर मे परमिट थ्रू ऑफिशियल गजट टू यूज अ स्पेशल टैक्स ईयर। तो बोर्ड अगर चाहे नॉर्मल वालों को इजाजत दे। अच्छा बोलो अब इसमें कहां से कहां पे मूव कर रहे हैं हम? इसमें नॉर्मल से स्पेशल की तरफ और इसमें स्पेशल से नॉर्मल की तरफ। गॉट इट? ओके। तो बोर्ड अगर चाहे नॉर्मल वालों को स्पेशल पे जाने देगा, स्पेशल वालों को नॉर्मल पे जाने देगा। क्लियर हो गया 2A? चलो आगे यार। इस वक्त ना शुगर बनाने वालों ने इजाजत ले ली हुई है कि हमारा ईयर एंड 30 सितंबर पे हो, और बैंकिंग कंपनी ने इजाजत ले ली हुई है हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर पे हो। आपने अक्सर सुना होगा 1 जनवरी की सुबह बैंक अक्सर बंद होते हैं, क्योंकि वो ईयर एंड उनका हो रहा होता है, तो उन्होंने क्लोजिंग वगैरह करके अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, तो ये फिर कैलेंडर ईयर ही इनका टैक्स ईयर बन जाता है। लेकिन छोड़ें, ये आपने बिल्कुल याद नहीं करना, ये बातें आपने याद नहीं करनी। ये तो मैं वैसे ही जो गजट में प्रिंट हो चुकी हैं चीज़ें वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आपने याद नहीं करनी चीज़ें। हाँ, ये पॉइंट आपने याद करने हैं 1 और 2। हाँ, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जब भी जाएंगे बीच में ट्रांजिशनल आएगा, उसकी डेफिनेशन अभी आ रही है। अच्छा,
ये किसका टैक्स ईयर बदल गया? क्लास ऑफ पर्संस का। अब बताओ हमने किसके बारे में बात करनी है? क्लास ऑफ पर्संस के बारे में तो बात हो गई। आपने अगर अपने रजिस्टर पे ये नोट किया हुआ है तो यू कैन राइट इट डाउन। यहाँ पे तो ये तो 2A है, ठीक है। अब सबसेक्शन का मैं बता रहा हूं। अगला पॉइंट है 3 और 4। 3 और 4 पॉइंट जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो किसके लिए है? क्लास ऑफ पर्संस के लिए, पर्सन के लिए, पर्सन के लिए। अब पर्सन में आ जाओ। पॉइंट नंबर 3 और 4 पढ़ो जी। अ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर। पर्सन अप्लाई करेगा कमिश्नर को राइटिंग में। कमिश्नर को मैसेज नहीं कर देना कमिश्नर मेरा टैक्स ईयर बदल दे, राइटिंग में एप्लीकेशन देनी है। पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज अ 12 मंथ पीरियड अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। ये नॉर्मल वाला नहीं होगा, एज अ स्पेशल टैक्स ईयर, कि मुझे स्पेशल टैक्स ईयर के तौर पे यूज करने दो। एंड द कमिश्नर में अलाउ हिम, और कमिश्नर उसको क्या दे देगा? इजाजत दे देगा। यहां तक पढ़ो आप पॉइंट 3। जी तो अ पर्सन से मराद है सिंगल पर्सन। अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर कि मुझे इजाजत दे दो, कमिश्नर अलाउ हिम, मुझे इजाजत दे दो टू यूज अ 12 मंथ पीरियड अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। ये नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं होंगे, एज अ स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर के तौर पे। एंड द कमिश्नर में अलाउ हिम, और कमिश्नर साहब उसको इजाजत दे देंगे। द ऑर्डर विल बी पास्ड, ये ऑर्डर पास किया जाएगा। द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय द कमिश्नर इफ द कंडीशन मेंशन्ड बिलो इज फुलफिल्ड। सबसेक्शन 5 ना, अभी मैं आपको पढ़ाता हूं, ये ब्रैकेट में सबसेक्शन 5 लिखा हुआ है, इसको छोड़ें। द ऑर्डर, ऑर्डर किस चीज का? ऑर्डर लिखें यहां पे, ऑर्डर के बारे में लिखें चेंज इन टैक्स ईयर का ऑर्डर। और चेंज इन टैक्स ईयर कौन सा? यहां पे आप लिख लें N2S, यानी नॉर्मल से स्पेशल में जा रहा है। तो अ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर कि मुझे इजाजत दे दो 12 महीने की, जो कि अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर हैं, जो कि मेरा स्पेशल टैक्स ईयर होंगे। एंड द कमिश्नर में अलाउ हिम, और कमिश्नर उसको इजाजत दे देगा। द ऑर्डर ऑफ इजाजत, ऑर्डर ऑफ उर्दू लिख लिया करें यहां पे, द ऑर्डर ऑफ इजाजत विल बी पास्ड बाय कमिश्नर, कमिश्नर इजाजत दे देगा if the condition mentioned below is fulfilled। below को छोड़ें, क्या है? एक शर्त पूरी करनी है आपने, फिर आपको इजाजत मिलेगी। अच्छा यार, ये जो 4 है ये 3 जैसा ही है, तो इसको पढ़ लें खुद ही। जी एक्सेलेंट, बिल्कुल सही पहुंचे आप। स्पेशल से नॉर्मल। A person using a special tax year may apply in writing to commissioner to allow him to use a normal tax year। स्पेशल वाला नॉर्मल की एप्लीकेशन दे सकता है, एंड द कमिश्नर में अलाउ हिम, और कमिश्नर उसको इजाजत दे देगा। द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय कमिश्नर, कमिश्नर इस ऑर्डर को पास करने से पहले कंडीशन जो बिलो मेंशन्ड है वो फुलफिल करना जरूरी है। अगर टैक्स पेयर उस कंडीशन को, उस शर्त को पूरी कर देगा तो इजाजत मिल जाएगी, अगर शर्त पूरी नहीं करेगा तो इजाजत नहीं मिलेगी। तो 3 की क्या हेडिंग बना ली आपने? नॉर्मल टू स्पेशल, और 4 की हेडिंग स्पेशल टू नॉर्मल। ओके, लेकिन एक बार याद रखिएगा 3 और 4 आ पर्सन के लिए हैं, आ क्लास ऑफ पर्सन के लिए नहीं है। हाँ, वो जो ऊपर 2A है वो क्लास ऑफ पर्सन के लिए है। इधर जो मेन चीज है जो डिफरेंस की है, इधर था बोर्ड और इधर है कमिश्नर। और अगली चीज जो डिफरेंस क्रिएट करी थी, इधर था क्लास ऑफ पर्संस और इधर है आ पर्सन। ये मेन डिफरेंस था सब। ओके यहां ऑफिशियल गजट का जिक्र नहीं है। अच्छा जी, पॉइंट 5, वो कंडीशन क्या है? पॉइंट 5 के साथ हम लिख लेते हैं कंडीशन। कंडीशन वो कौन सी कंडीशन है जो पूरी होनी चाहिए?
कमिश्नर शेल ग्रांट द परमिशन, कमिश्नर इजाजत दे देगा, कमिश्नर शेल ग्रांट द परमिशन टू चेंज द टैक्स ईयर, टैक्स ईयर बदलने की, फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, नॉर्मल से स्पेशल की इजाजत भी दे देगा कमिश्नर, और स्पेशल टू नॉर्मल, और स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत भी दे देगा। कमिश्नर साहब मैं अब बहुत अरसा हो गया सादा नान खा खा के थक गया हूं, अब मुझे तिल वाला नान खाने दें, या मैं तिल वाला खा खा के थक गया हूं, अब मुझे सादा नान खाने दें। ओहो बात लंबी होगी, चलें समेटें जी बात को। द कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन, कमिश्नर आपको इजाजत दे देगा कि आप चाहें तो नॉर्मल से स्पेशल की तरफ चले जाएं या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ चले जाएं। ओनली इफ द पर्सन हैज शोन अशद जरूरत, अशद जरूरत, अगर आप अशद जरूरत शो करें, अशद जरूरत का क्या मतलब है, कंपेलिंग नीड शो करें आप कि यार मुझे बहुत अशद जरूरत है। उसकी वजह क्या बनती है, उसकी वजह मैंने आपको एक मिसाल दी है, आप चाहें तो लिख लें। कंपेलिंग नीड की एक मिसाल कि मेरी पेरेंट कंपनी यूरोप में है, वहाँ उसका ईयर एंड 31 मार्च है, लिख लें उर्दू में। कंपेलिंग नीड की एक मिसाल, कोई कंपनी कहे मेरी पेरेंट कंपनी यूरोप में है, उसका ईयर एंड 31 मार्च है, इसलिए मेरा ईयर एंड भी 31 मार्च कर दो। ये कंपेलिंग नीड है, अशद ज़रूरत है। अच्छा जी दोबारा पढ़ें। कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन टू चेंज द टैक्स ईयर ओनली इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड, अगर उसने कोई अशद ज़रूरत अपनी शेयर की है। ये आपने याद करना है सारा, ये रोजाना याद करके लिखते रहें। द कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस व्हाइल गिविंग इजाजत, कमिश्नर इजाजत देते हुए कंडीशंस और भी इम्पोज कर सकता है, कंडीशंस इम्पोज कर सकता है। क्या मतलब कमिश्नर इजाजत देते हुए कंडीशंस इम्पोज कर सकता है, इसका ये मतलब है कि कमिश्नर इजाजत देते हुए ये कह सकता है कि टैक्स पेयर आपको इजाजत सिर्फ 3 साल के लिए है, बस 3 साल के बाद आपको फिर दोबारा नॉर्मल पे वापस आना पड़ेगा, यूज कर लो स्पेशल, लेकिन इजाजत सिर्फ 3 साल के लिए है, इसके बाद आपको इजाजत नहीं मिलेगी। हो सकता है कमिश्नर को ऐसी शर्त लगा दे, कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस व्हाइल गिविंग द परमिशन, तो इसका मतलब लिख लें, कमिश्नर कह सकता है कि इजाजत सिर्फ 3 साल के लिए है, उसके बाद फिर मैं देखूंगा इजाजत को कंटिन्यू रखना है या नहीं। लेकिन आमतौर पे जब बंदा नॉर्मल से स्पेशल पे जाता है तो परमानेंट इजाजत मिल ही जाती है। लेकिन यहाँ कमिश्नर इनकम टैक्स ने अपने हाथ में ये बात रखी है कि अगर वो चाहे तो ये बता दे।
shall be passed after providing the applicant an opportunity of being heard. Applicant को opportunity मिल जाएगी being heard, यानी उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी बात सुनी जाएगी, फिर फैसला सुनाया जाएगा। And if the application is rejected, और अगर बाद में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए कि नहीं यार बस करो, बाद में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, तो कमिश्नर शैल मेंशन इन ऑर्डर द रीजंस फॉर रिजेक्शन। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो कमिश्नर ऑर्डर में रीजंस बताएगा, रिजेक्शन की वजह बताएगा, मैंने क्यों रिजेक्ट किया है। तो आम हालात में तो आपको इजाजत मिल जाती है, बट इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, रिजेक्टेड का क्या मतलब है? नॉर्मल से स्पेशल पे आप जाना चाहते थे, कमिश्नर ने कहा इजाजत नहीं देता। स्पेशल से नॉर्मल पे आप जाना चाहते थे, इजाजत नहीं देता। जैसे कॉलेज वाले कहते हैं हुकूमत को क्लासें खोलने दो, कहते हैं नहीं खोलने देंगे, तो कहते हैं इतना एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की, तो कमिश्नर शैल मेंशन इन ऑर्डर द रीजंस फॉर रिजेक्शन। तो ऑर्डर जो आपके घर भेजेगा उसमें बताएगा यार आपने रिक्वेस्ट की थी लेकिन हमने इस वजह से आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की और अब आपको इजाजत नहीं है, आप ना नॉर्मल से स्पेशल पे जा सकते हैं, या अगर स्पेशल वाला रिक्वेस्ट करा हो तो कमिश्नर कह सकते हैं तुम स्पेशल से नॉर्मल पे नहीं जा सकते। तो अगर इजाजत जो है वो नहीं मिलेगी तो फिर रीजंस बतानी जरूरी है। इजाजत मिल गई तो फिर क्या रीजंस बतानी, अगर कमिश्नर ने आपको इजाजत दे दी कि आप चले जाओ, फिर क्या रीजंस बतानी। लेकिन इजाजत मिले ना मिले, हर सूरत में एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी बैठें, बात करें, डिस्कस करें और उसके बाद डिसीजन लिया करेगा कमिश्नर। ओके, पॉइंट 7, कमिश्नर मे बाय ऑर्डर, इसको जरा छोड़ें बात को बीच में से, अब पढ़ें, समझ आ रही है, खुद ही पढ़ लें। कमिश्नर मे बाय ऑर्डर विथड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको पहले इजाजत मिल चुकी थी। इधर पता क्या था पॉइंट 6 में, इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, आपको सिरे से इजाजत ही नहीं मिली, आपको सिरे से इजाजत ही नहीं मिली तो कमिश्नर ऑर्डर में लिख के बताएगा कि मैंने इजाजत नहीं दी और इसकी ये वजह है। लेकिन अगर एक ऐसा सिनेरियो बने कि आपको इजाजत मिल जाए और मिलने के बाद 2-3 साल बाद कमिश्नर बुला के, या साल बाद कमिश्नर बुला के, या 6 महीने बाद कमिश्नर बुला के कहे नहीं यार जाओ मैं दी गई इजाजत वापस लेता हूं, तो इसकी भी पावर है कमिश्नर के पास। तो ये भी एक पावर है कमिश्नर को, पढ़ें जरा। द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर, कमिश्नर ऑर्डर पास करेगा एंड विथड्रॉ द परमिशन रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर की जो इजाजत मिली है उस परमिशन को क्या कर लेगा, विथड्रॉ कर लेगा, उसको विथड्रॉ कर लेगा। लेकिन भाई एक बड़ी लॉजिकल सी बात है कि ऐसे तो नहीं होगा कि कमिश्नर ऑर्डर जो विथड्रॉ करेगा अपने दफ्तर में बैठे बैठे सोचेगा यार मैं तो तेरी इजाजत वापस लेता हूं। यानी कि ये देखें, ये सिनेरियो हमारा चल रहा है, कमिश्नर इस दिन बैठे बैठे कहे यार मैंने इजाजत तेरी वापस लेनी है, आज के बाद नॉर्मल पे आ जा। काफी अरसा हम स्पेशल यूज करते रहे, लेकिन वो यहां आके कहे नहीं नहीं यार आप नॉर्मल पे आ जा। ये कहने से पहले उसके घर आपने डायरेक्ट ऑर्डर नहीं भेज देना, थोड़ा सा उसको जरा मेंटली प्रिपेयर करना है। आपने उसे बुला के कहना है यार वो मेरे साथ मीटिंग कर लो, उस मीटिंग में आपने उसे हियर करना है, उसकी बातें सुननी है। आप उसे कहेंगे यार मैं चाहता हूं तेरी इजाजत वापस ले लूं, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, आप फिर कमिश्नर अपना ख्याल जाहिर करेगा, उससे डिस्कशन करने के बाद कमिश्नर अगर सोचे और फाइनल डिसीजन ले ले तो दी की इजाजत वापस भी ले सकते हैं कि भाई तू सादा से तिल वाले पे चला गया था, तू तिल वाले ही खा, तू सादा ही खा, बस तू नॉर्मल पे वापस आ जा। द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर विड्रॉ द परमिशन रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर। कोई भी नॉर्मल से स्पेशल वाली इजाजत भी वापस ले सकता है, स्पेशल से नॉर्मल वाली इजाजत भी वापस ले सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आफ्टर प्रोवाइडिंग, इससे पहले एक मौका देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, ऑफ बीइंग हर्ड। ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब लिख लें, कमिश्नर टैक्स पेयर को बुला के उसकी बात सुनेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, थोड़ा मजे की इंग्लिश है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कमिश्नर टैक्स पेयर को बुला के उसकी बात सुनेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इधर आगे लिख लें, टू टैक्स पेयर, यानी किसको मौका देगा, किसकी बात सुनेगा, टैक्स पेयर की हियरिंग होगी। जैसे कोर्ट में हियरिंग होती है, टैक्स पेयर की बात सुनी जाएगी, हियरिंग होगी। फिर वो ग्लास ले आओ। अच्छा,
ओके, 0.7 हो गया जी। 0.8 an order of change in tax year shall take effect from the first day of special tax year or normal tax year। अच्छा यार, इसमें एक इसी एग्जांपल में मैं बात कर लेता हूँ। ये कौन सा पॉइंट है? 8.8 को अगर मैं सामने रखूं, इसको ना असल में हमारा जो सेक्शन चल रहा है ना, जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो सेक्शन है 74 और आगे इसका सब सेक्शन है 8। देखें कैसे, ये सेक्शन 74 है, टॉप पे लेफ्ट पे देखें सेक्शन 74 है और चलते चलते उसका सब सेक्शन 8 है। तो सेक्शन 74 का सब सेक्शन 8 हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है कि इफेक्टिव डेट क्या समझी जाएगी। देखें, आपने किसकी इजाजत मांगी है? आपने इजाजत मांगी है नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की। अब अगर आपने इजाजत मांगी है नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की, तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट? वो क्या डेट होगी जिस दिन से इफेक्टिव होगी इजाजत? तो भाई इसमें कुछ लोग ये बच्चे राय देते हैं क्लास में बैठे हुए कि सर इफेक्टिव डेट ये है। ये देखिएगा जरा, नजर आ रहा है? ओके, कुछ बच्चे कहते हैं सर इफेक्टिव डेट ये है, ये वाली इफेक्टिव डेट है, इस दिन से आपको इजाजत मिली है। माना इस दिन से आपको इजाजत मिली है, लेकिन भाई इस फेज का नाम ना ट्रांजिशनल फेज है, इसलिए कुछ बच्चे समझते हैं इफेक्टिव डेट ये वाली है। ना भाई, इफेक्टिव डेट आपने ये नहीं लेनी मोहतरम, इफेक्टिव डेट आपने ये वाली लेनी है। स्पेशल का जो पहला दिन है ना, उसकी इफेक्टिव डेट आपने लेनी है। It is the effective date from which you will use special tax year। तो एक वैसे ही कॉन्सेप्ट था कि किस डेट से स्पेशल यूज करने की इजाजत है। तो भाई बीच में ट्रांजिशनल फेज एक आ गई, तो अगर इस सिनेरियो में पेपर में पूछ ले व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर, माना कि आप ट्रांजिशनल बीच में यूज कर रहे हैं, बट आप लिख के आएंगे इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर इन दिस केस इज, ये क्या तारीख बन रही है सोचें? 31 मार्च 20 नहीं, यकम अप्रैल 20। एक दिन बीच में डाले ना, यहां खड़े हैं आप, इधर नहीं खड़े, इधर खड़े हैं। तो यकम अप्रैल 20 इट विल बी द इफेक्टिव डेट इन दिस एग्जाम्पल। अगर इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो स्पेशल का पहला दिन विल बी द इफेक्टिव डेट। और अगर आप स्पेशल से नॉर्मल पे जा रहे हैं तो फिर भी एक ट्रांजिशन आएगा बीच में, लेकिन फिर जब ट्रांजिशन के बाद जो नॉर्मल आएगा, वो नॉर्मल की पहली तारीख जो है दैट विल बी इफेक्टिव डेट। तो स्पेशल से अगर नॉर्मल पे स्विच करते हैं तो फिर ट्रांजिशन आएगा बीच में, तो फिर नॉर्मल की पहली तारीख विल बी इफेक्टिव डेट। तो इफेक्टिव डेट इस सिनेरियो में लिख लें, सेक्शन 74 के 8 में डेफिनेशन इफेक्टिव डेट की, वो यकम अप्रैल 20 है हमारे सिनेरियो में। चलें जी, देखें भाई 0.8 एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, वो 3 और 4 वाला, shall take effect from the first day of special tax year, अगर आप नॉर्मल से स्पेशल पे जा रहे हैं, या फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर अगर आप स्पेशल से नॉर्मल पे आ रहे हैं। अगर नॉर्मल से स्पेशल पे जा रहे हैं तो स्पेशल का पहला दिन, और अगर स्पेशल से नॉर्मल पे जा रहे हैं तो नॉर्मल का पहला दिन। तो अगर मैं इसको मिटा के पढ़ूं और नॉर्मल ईयर, तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी, क्योंकि हमारी मिसाल सामने रखेंगे। एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर shall take effect from the first day of special tax year। स्पेशल टैक्स ईयर के पहले दिन से ऑर्डर इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि हम नॉर्मल से स्पेशल में जा रहे थे, इसलिए हमारे लिए इतनी सी बात काफी थी समझने के लिए। ओह, वो आ गया जिसका इंतजार था, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। व्हाट इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर मेरे भाई बड़ी आसान सी चीज है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है, ये देखें, ये जो हमने स्काई ब्लू यूज किया है कलर, ये देखें ट्रांजिशनल अगर आप फोकस करें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और इसका एंडिंग पॉइंट क्या है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, वे द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस, जहां आपका टैक्स ईयर बदल जाए, द पीरियड बिटवीन द
एंड ऑफ लास्ट ईयर प्रायर टू चेंज। एंड ऑफ लास्ट ईयर प्रायर टू चेंज बताओ क्या है? एंड ऑफ लास्ट ईयर प्रायर टू चेंज, ये साल है, ये वाला साल है प्रायर टू चेंज, ऐसा ही है ना, क्योंकि ये तो चेंज हो गया ना। तो ये वाला साल है प्रायर टू चेंज। प्रायर टू चेंज की आखिरी तारीख बोलो। 30/19। Where the tax year of a person changes, the period between the end of the last tax year prior to change, यानी 30/19 हमारे एग्जाम्पल को सामने रखते हैं, आप लोग भी नोट कर लें। 30/19 the end of the last tax year prior to change and the date on which the changed year commences। यहां changed year पता है कौन सा मुराद है? यहां चेंज से मुराद ये वाला नहीं है चेंज्ड, यहां चेंज से मुराद है जिस चेंज की मैंने रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट तो मैंने स्पेशल की थी। तो व्हाट इज द फर्स्ट डेट ऑफ चेंज्ड ईयर? दिस इज 1 अप्रैल 20। The date on which the changed year commences 1 अप्रैल 20। तो इन दोनों के दरमियान में देख लो यार 9 महीने आ रहे हैं। कहते हैं इन दोनों डेट्स के दरमियान जो अरसा है इसको कहेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब इधर फोकस करना, मैं 2 एरो खींच रहा हूं। इट इज द एंड ऑफ टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, ज्यादा घूम फिर गया, इस तरह कर लो। It is the end of tax year prior to change. It is the date on which the change commences, क्योंकि चेंज मैंने स्पेशल की रिक्वेस्ट की थी। इन दोनों के दरमियान का अरसा जिसको मैंने स्काई ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, इन दोनों के दरमियान के अरसे को बोलो, याद कर लो ज़बानी, एंड ऑफ द ईयर प्रायर टू चेंज एंड द डेट ऑन विच द चेंज ईयर कमेंसेस। इन दोनों के दरमियान के अरसे को क्या कहने बोलो? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। Where the tax year of a person changes, the period between the end of last tax year prior to change and the date on which change year commences shall be treated as a separate tax year. ये लफ्ज़ भी याद रखना, separate tax year, to be known as transitional tax year। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? Transitional tax year। Clear? ठीक है जी, it's enough for today। Point 11 हमारा रह गया, इंशाल्लाह इसको कल करते हैं। और पॉइंट 2 में भी थोड़ी सी एक डेडलाइन हमने छोड़ी थी, तो अभी नोट साथ क्लास के अटैच्ड हैं, तो आप इसको अच्छी तरह याद करें और याद करके लिखें। इंशाल्लाह कल फिर इसके पास पेपर भी करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।